नमस्कार छात्र मित्रों, मैं मोमिन आयु सहायक शिक्षक जनता स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी इस पाठ का पठन करेंगे। इस पाठ को समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले सारांश रूप में जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय हम करा लेंगे, परिचय समझ लेंगे। उसके बाद गद्य संदर्भ में और यहाँ पर इस पाठ से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर इस को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पाठ क्या है आपको बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले लेखक का परिचय देखिए। जन्म है 1917, बुद्धल शहर उत्तर प्रदेश का जो शहर है यहाँ पर हुआ है। मृत्यु है 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। वरिष्ठ साहित्यकार मतलब श्रेष्ठ, बड़े कह सकते हैं, और संस्कृति को जानने वाले, पहचानने वाले। आपने आकाशवाणी में काम किया, इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है और हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब हिंदी को प्रसार करना या हिंदी को बढ़ाना, यह काम इन्होंने किया हुआ। उसके साथ साथ ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं, पहचाने जाने जाते हैं। प्रतिष्ठित है पहचानना। प्रमुख कृतियाँ देखिए। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि, यह इनकी किताबें हैं, इन्होंने लिखी हुई हैं। गद्य संदर्भ में देखिए। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस पाठ में देखिए एकांकी, एकांकी अर्थ नाटक, मतलब छोटा नाटक। एकांकी का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो इसमें क्या दिखाया? स्त्री शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश की है, मतलब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश किया है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं दकियानुसी, स्त्रियों को दुय्यम मानते हैं, स्त्री को पढ़ाना गलत मानते हैं, पुराने विचारों के। दकियानुसी मतलब पुराने विचारों के, गलत विचारों को मानने वाले। तो ऐसे विचारों पर इस एकांकी में लेखक ने प्रहार किया है, विरोध किया है। और नारी सम्मान, नारी भी एक व्यक्ति है, पुरुष के बराबर उसे भी हक मिलना चाहिए, यह बताने का प्रयास, नारी को महत्व देने का प्रयास इस पाठ में लेखक ने किया हुआ है। अब इस पाठ से थोड़ा सा हिस्सा हम देंगे पन्ना नंबर 35 पर का। तो इसमें जो शब्दार्थ आए हैं वह बहुत ही कम है। देखिए, तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई चौकी, मतलब जिस पर देखिए चाय की प्यालियाँ, यहाँ पर बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। कुछ मेहमान आने पर जो बाहर बैठते हैं तो उनके सामने रखा जाता है, उसको कहा जाता है तख्त। और दरी यानी चादर, या जो नीचे बिछाई जाती है, जमखाना वगैरह कह सकते हैं। अब देखिए, अब इस एकांकी होने की वजह से इसमें पात्र आए हुए हैं। उन पात्रों का परिचय सबके पहले आपके सामने रखता हूँ, और फिर उनमें जो संवाद है, उनमें जो चर्चा है, वह आपके सामने आ जाएगी। पात्र है देखिए। उमा, सुशिक्षित युवती, पढ़ी लिखी युवती, तरुणी। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ, मतलब रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनकी बेटी उमा। ये एक कुटुंब है, एक परिवार है। अब देखिए, यहाँ पर एक युवक है शंकर नामक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। अब ये जो दो हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर, अपने शंकर के लिए गोपाल प्रसाद बेटे के लिए बहू देखने के लिए आए हैं, और उस वक्त का यह जो संवाद है वह आपके सामने रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर नाटिका होने की वजह से उसमें क्या चल रहा है, किस प्रकार का वातावरण है, उसको पहले बताने का प्रयास किया जाता है। रतन जो है रामस्वरूप का नौकर है। अब वो क्या करता है देखिए। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। और यहाँ पर नाटिका होने की वजह से हमारे सामने किस प्रकार का चित्र है, किस प्रकार का परिसर है, किस प्रकार का जो भाग है वो रखा हुआ है। देखिए, एक कमरे का चित्र दिखाया गया और वो अंदर के दरवाजे से आ रहे हैं, मतलब अंदर के कमरे से वह बाहर के कमरे में आ रहे हैं। और ये जो महाशय की क्या हो रही है, पीठ नजर आ रही है, मतलब वह पीठ हमारी ओर
दिखाई दे रही है। वे अधेड़ उम्र के मतलब 40 या 45 साल के वे हैं। एक तख्त को, तख्त मैंने बताया लकड़ी की बनी हुई चौकी, अंग्रेजी में उसे टीपा वगैरह कह सकते हैं, देखिए आप। तो वह पकड़े हुए आ रहे हैं और तख्त का दूसरा सिरा मतलब दूसरा भाग किसके ओर है, नौकर के पास है, जो रतन है उसके पास है। मतलब दोनों ने, रतन और उस घर के मालिक, ये राम स्वरूप हैं, वह उस तख्त को पकड़कर बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग रूम में आ रहे हैं। तब राम स्वरूप देखिए अपने नौकर से कहते, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। नौकर को सूचनाएं दे रही हैं, धीरे धीरे चल। देखिए नौकर ऐसे ही होते हैं, गड़बड़ी करते हैं, भागम दौड़ करते हैं, काम पूरा करने के फिरक में होते हैं। तो यहाँ पर उसे धीरे से आने के लिए कर रहे हैं और तख्त को एक तरफ ले जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो तख्त रखने के पर क्या हो रहा है, उसकी आवाज़ जो आ रही है वो यहाँ पर सुनाई दे, रतन बिछा दे साहब। अब रतन कहता है उस पर कुछ बिछा दूँ या उस पर कुछ डाल दो। ज़रा तेज़ आवाज़ में रामस्वरूप थोड़ा सा चिल्ला कर कहते हैं, ज़रा तेज़ आवाज़ में कहते हैं। और क्या करेगा, अब वो बिछाने के लिए ही है तो बिछाना ही पड़ेगा। और दूसरा कुछ काम कर सकता हो, दूसरा कोई कार्य कर सकते हो। मतलब नौकर ये जो थोड़ा सा बेवकूफ़ है या जानबूझकर करता होगा, नौकर लोग थोड़े से ऐसे ही होते हैं। देखिए यहाँ पर जानबूझकर कामों में देरी करना, जानबूझकर कामों में गलती करना, मतलब काम न बताए इसलिए। परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। परमात्मा ईश्वर, ईश्वर जब अकल दे रहा था तब तुम क्या दूर चले गए थे, मजाक से कहा है यहाँ पर। थोड़ा सा कभी कभार देखिए कोई काम में गलती करते हैं तो उसको बुद्धू खाने का एक प्रकार है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास होता है कि तू अकल बट रही थी या अकल बांट रहा था ईश्वर, तब का दूर था, वहाँ पर नहीं था, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहा, एक तख्त लेकर आया हुआ है लेकिन बिना वजह वह भाग दौड़ कर रहा है, बिना वजह धीरे से चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, भागम दौड़ कर रहा है और इसलिए पसीना आया। तो एक तख्त रखने से इतना पसीना पसीना हो गया। तो वह मालिक जो है राम स्वरूप वह कहते हैं कि इतना पसीना बहाने की क्या ज़रूरत है, या एक तख्त ही रखा है, या इतना भागम दौड़ करने की ज़रूरत कोई, मतलब जो भी काम करना है धीरे से करो, अच्छे से करो, सब्र से करो, कोई भागम दौड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है या कोई पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक काम करने से उसको इतना पसीना आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका मजाक या उसको यहाँ पर आदेश दे रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, नौकर वगैरह लोग ऐसे ही होते हैं। तो रतन देखिए तख्त बिछाता है, वो रख देता है और थोड़ा सा ही करता है क्योंकि राम स्वरूप ने अब उसे भला बुरा कहा या कह दिया। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा हंस रहा है या आवाज़ कर रहा है। अब राम स्वरूप दरी उठाते हुए, जो नीचे की दरी होती है, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। अब यहाँ पर बीबी जी मतलब ये जो उमा है यहाँ पर उसको कहा गया है। तो अब रामस्वरूप अपने बेटी के कमरे से क्या कहते हैं, हारमोनियम उठा लाने के लिए उस नौकर को आदेश देते हैं। रतन को कहते हैं कि तू कमरे में चले जाओ, बीबी जी के कमरे में मतलब रुमा के कमरे में चले जाओ और यहाँ से क्या कर लो, हारमोनियम, हारमोनियम क्या है, संगीत बजाने का एक साधन है हारमोनियम, और सितार भी, मतलब हारमोनियम और सितार ये दो चीज़ें संगीत वाद्य बजाए जाते हैं या संगीत बजाए जाते हैं, जल्दी जा। तो यहाँ पर रतन को उन्होंने आदेश दिया है कि उमा के घर में से, कमरे में से क्या लाना है, हारमोनियम और सितार भी। रतन चला जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं, उस तख्त पर बैठने के लिए वो बड़ा हो गया यहाँ पर, तो उस पर वे दरी बिछा देते हैं, यहाँ पर चादर बिछा देते हैं। आज हमने यहाँ तक का भाग देखा है, आगे का भाग, इसके आगे का भाग अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।